तो आज की वीडियो होने वाली है पूरे पांडा कोर्स के ऊपर। जी हाँ, कोर्स पांडा का। और अब हम लोग पांडा को सीखने वाले हैं। पाइथन के अंदर पांडा का यूज क्या होता है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके अंदर करना होता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो इसके अंदर होगी फाइल के साथ होगा प्रोग्राम और उसके साथ आपको मिलेंगे यहां पर कई सारे नोट्स। तो चलिए कॉपी पेन लेकर शुरू हो जाइए और अब हमारे साथ जुपिटर लैब यहां पर आप लोग लिखेंगे। तो जैसे ही जुपिटर लैब खुल जाए उसके बाद आपको काम करना है और पांडा की सारी कोडिंग लिखनी है। तो जुपिटर लैब अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जुपिटर लैब की। जुपिटर लैब लिखा और जुपिटर लैब लिखते ही एंटर प्रेस किया और अब आप देखिए हमारे सामने ओपन हो गई है, जिसके अंदर हम लोग के पास काफी सारी फाइलें हैं। तो पाइथन 3 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पाइथन 3 पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा और अब इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुपिटर लैब पे काम करना। और अब इसे मैं साइड कर देता हूं सिंपल। आप इस पे क्लिक करिए और ये हमने सबसे पहले फाइल को हम लोग नाम दे देते हैं। इस फाइल को सेव कर देते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं पांडा कोर्स। अब पांडा कोर्स मैंने नाम दे दिया फाइल को और अब इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए इंपोर्ट पांडास एज पीडी करिए। और अगर आपका ये इंस्टॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपली यहां पे लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। जैसे आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में पांडा इंस्टॉल है या नहीं। तो यहां पे मैं लिखता हूं पिप इंस्टॉल। जैसे ही मैंने लिखा और अब मैं शिफ्ट एंटर के साथ जैसे इसे रन करूंगा आप देखेंगे यहां पर मेरे पास मैसेज आ चुका है। मेरे सिस्टम में पहले से ही पांडा इंस्टॉल हो रखा है। अगर आपका नहीं हो रखा होगा तो आप ये लिखेंगे और लिखते ही आपके पास इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी जिसका नाम है पांडास। तो पांडास एज पीडी आप लिख दीजिए और जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आप इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पांडास के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए पांडास का इस्तेमाल हम लोग डेटा के साथ इंटरैक्ट करने में करते हैं, जिसमें डेटा क्लीनिंग, डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा के अंदर चीजों को पढ़ना, रीड आउट करना, बहुत सारी एक्टिविटीज को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। तो पांडा का बेसिक मीनिंग आप लोगों की डेटा क्लीनिंग से, यानी अगर आपके पास डेटा है और उस डेटा को से आपको बात करनी है और उस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप पांडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं डेटा। तो चलिए एक बार डेटा बनाकर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। यहां पे मैंने लिखा डेटा और यहां पर जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं वो मैं करली ब्रैकेट में यानी कि डिक्शनरी फॉर्म में डेटा डाल रहा हूं। तो डिक्शनरी फॉर्म में आप इसमें डेटा डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने लिखा सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया पहला कॉलम जिसका नाम है नेम कॉलम, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहां पर कोलन बताएंगे, ये आपकी की हो गई। और अगर आपने डिक्शनरी पे काम किया है पाइथन के अंदर तो आपको पता होगा ये क्या होता है। और उसके बाद आप लोग इसके अंदर अपनी वेरिएबल्स को स्टोर कर देंगे। जैसे मेरा पहला वेरिएबल स्टोर किया अभी और उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल स्टोर कर लेता हूं यहां पर पारुल। तीसरा वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया है यहां पर, तीसरी वैल्यू मैंने यहां पर स्टोर कर दिया है दैट इज राहुल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इनकी एज भी डिफाइन कर देते हैं। तो हमने यहां पे एक और कॉलम बना लिया है एज का, और एज का कॉलम बनाने के बाद मैंने उनकी एज भी बता दी है। 3 एज यहां पर डिफाइन कर दी है। साथ ही मैंने उनका एक और डेटा यहां पर डिफाइन किया है और वो है उनकी सैलरी, ठीक है। तो आप यहां पे सैलरी डिफाइन करें तो मैंने यहां पर सैलरी भी डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे डेटा सेट के अंदर 3 रिकॉर्ड्स इनको एक्सेस करेंगे और अब देखेंगे कि ये कैसे इस डेटा को स्टोर कर रहा है आपकी पांडा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर डीएफ लिखते हैं यानी डेटा फ्रेम। अब हमें डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन यहां पर यूज करना पड़ेगा जो कि पांडा का पहला फंक्शन है। तो चलिए यहां पे लिखेंगे पीडी। पीडी क्यों? क्योंकि आपने पांडा का शॉर्ट नेम एलाइज नेम दे रखा है पीडी और अब इसके अंदर के फंक्शंस को आपको एक्सेस करना है। तो यहां पे आप लिखेंगे पहला फंक्शन दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। और याद रखिएगा इसमें जो डी लिखा हुआ है मैंने वो इसी कैपिटल वर्ड में आपको लिखना होगा, अदरवाइज आपको ये एरर दे देगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप डेटा फ्रेम लिखते हैं और यहां पर ब्रैकेट डालते हैं और डेटा लिख देते हैं कि आप डेटा को एक्सेस करने वाले हैं इस डेटा फ्रेम के अंदर और अब इसको प्रिंट कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप प्रिंट लें तो आपको ये कैसे दिखाएगा, लेट्स सी। मैं आपको प्रिंट लेकर दिखाता हूं और जैसे ही आप इसे प्रिंट करोगे शिफ्ट एंटर के साथ तो आप देखो आपका डेटा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं थोड़ा डेटा लुक वाइज काफी अच्छा दिखे
तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, और एक और बात मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी लिख देता हूं और शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहा हूं तो देखिए ये रन नहीं किया प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि डी कैपिटल में ही लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहां पर मैंने डी कैपिटल में लिख दिया और अब इसे शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से डेटा दिखाई देगा। अब डेटा का लुक अभी आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, अगर डेटा के लुक को और शानदार तरीके से आपको देखना है और बेहतर तरीके से, तो आपको प्रिंट लिखने की ही जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो इसके लिए सिंपल आप डीएफ लिखिए और शिफ्ट एंटर प्रेस करिए। अब देखिए ज्यादा अच्छे तरीके से लाइनों के साथ आपको डेटा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगला पॉइंट अब हमारे सामने आता है कि अगर मान लीजिए ये डेटा मैं टाइप करके नहीं बनाना चाहता, मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर एक फाइल है, वहां से मैं डेटा को यहां पर स्टोर करवाना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक CSV फाइल है एक फोल्डर के अंदर, और ये फोल्डर कहां है मैं आपको दिखा देता हूं। ये फोल्डर है मेरे पास जिसके अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हुई है। इस फाइलों के साथ एक फाइल है प्रोडक्ट CSV की, आप देख सकते हैं यहां पर product.csv नाम से एक फाइल है जिसको मैं इस लोकेशन से पिकअप करके यहां पर लाना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले मुझे डेटा एक वेरिएबल बनाना है, उसके बाद मैं यहां पर फाइल को रीड करना चाहता हूं तो PD लिखूंगा पांडा, और उसके बाद एक और फंक्शन यहां पर इस्तेमाल करूंगा रीड CSV, यानी मुझे रीड करनी है उस फाइल को। और रीड कौन सी फाइल करनी है, मुझे CSV फाइल करनी है, तो मैंने यहां पे CSV लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर आपको बताना होगा उस फाइल का नाम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इसी फोल्डर में मैं काम कर रहा हूं और इसी फोल्डर में मैंने ये जुपिटर लैब को ओपन किया हुआ है, तो बस जब सेम फोल्डर में ही आपने जुपिटर लैब को ओपन किया हुआ है तो उसी फोल्डर के लिए आप लोग क्या करेंगे, उस फाइल का नाम डायरेक्ट लिख देंगे। ये इस तरीके से .csv लिख दिया है और आप एंटर प्रेस करिए। अब आपको इसे डायरेक्ट प्रिंट लेना है तो सीधा लिख दीजिए डेटा और शिफ्ट एंटर प्रेस करिए, और अब आप देखिए आपका डेटा इस तरह से आपको शो हो रहा है। ठीक है, और इसमें आप देखिए आपको इंडेक्सिंग कहां से दिखाई दे रही है। बेसिकली डेटा दो पार्ट में दिखाई दे रहा है, एक आपको कॉलम्स के नाम दिखाई दे रहे हैं और एक आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है। नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो इंडेक्सिंग पॉइंट से होती है, अब इंडेक्सिंग 0 से होती है। ये आप लोग पाइथन में पढ़कर आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब दोस्तों तब क्या हो जब आपकी कोई फाइल दूसरे लोकेशन पर पड़ी हो, तो उस केस में आपको फाइल को कैसे एक्सेस करना होगा, चलिए ये देखते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना होगा सेम डेटा, उसके बाद आपको PD लिखना होगा और PD लिखने के बाद आप रीड लिखेंगे और रीड लिखने के बाद वही CSV एक्सटेंशन आप टाइप कर देंगे, क्योंकि वो फाइल भी आपकी CSV फाइल है और आपको अब वहां पर उसकी प्रॉपर लोकेशन बतानी होगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर वो फाइल कहीं और लोकेशन पर पड़ी है तो आप देखिए यहां पर ये लोकेशन है, मैं इसको ले लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं और इस लोकेशन से इस फाइल को अब मैं यहां पे डालने वाला हूं। तो फाइल को मैंने पेस्ट कर दिया है और अब मैंने फाइल की लोकेशन पेस्ट की है, लेकिन फाइल की लोकेशन के साथ फाइल का नाम भी चाहिए। तो आप लोग यहां पर स्लैश लिखेंगे और यहां पर फाइल का नाम जो कि report.csv नाम से फाइल है, इसका नाम भी यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो फिर पेस्ट कर दीजिए और अब आप सिंपली इस डेटा का प्रिंट लेने वाले हैं, तो सीधा डेटा लिखिए और जैसे ही आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये आपको एक एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, इसका रीजन है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी ये टेक्स्ट फाइल रीड होती है तो रीड करते समय इसका जो स्लैश है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस इसे रिवर्स करना है। इसे रिवर्स करने के लिए बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर जाएं, सिंगल जो स्लैश आपने इस साइड लगा रखा था उस स्लैश को बस रिवर्स कर दीजिए, दैट्स इट। और जैसे ही आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे अब आपकी फाइल रीड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर आपकी फाइल रीड हो चुकी है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। दोस्तों यहां पर अब एक नया पॉइंट आप लोगों को सीखना होगा कि जब आप एक्सेल फाइल से, और जो कि सेम लोकेशन पर पड़ी है, उसी लोकेशन पर पड़ी है जहां पर आप लोगों की पांडास की फाइल जो ये जुपिटर फाइल है बनी हुई है, आप वहां से एक एक्सेल फाइल को यहां पर लाना चाहते हैं, ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यहां पर एक काम करना पड़ेगा। जब आप एक्सेल की फाइल को लोड करने वाले हैं तो आपको यहां पर एक और प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है OpenPy एक्सेल। यानी आप पाइथन के अंदर एक्सेल की फाइल को ओपन करने वाले हैं तो आपको एक और पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप अपने पाइथन में एक्सेल की फाइल को भी लोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यह करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप लोगों का एक्सेल फाइल इसमें लोड नहीं होगा और आपको एरर दे देगा। चलिए अब हम लोग एक्सेल फाइल इसमें डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने पिप इंस्टॉल पहले से ही कर दिया है OpenPy एक्सेल नाम से। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। तो अब मैं दिखाता हूं कि आप कैसे अपनी फाइल को यहां पर डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाइए और उसके अंदर लिखिए PD.read और इस बार आपको यहां पर लिखना है एक्सेल।
तो एक्सेल लिख दीजिए। एक्सेल लिखने के बाद आपको ब्रैकेट डालना है और ब्रैकेट डालने के बाद इस फाइल के नाम को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है और अब मैं यहां पर प्रिंट करने वाला हूं डेटा को। शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका पूरा का पूरा डेटा प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो चुका है, जिसमें टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें एक आपका 0 इंडेक्स वाला रिकॉर्ड भी है। सो नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द डेटाज इन पांडास। अब एक्सप्लोर करने वाले हैं और अब एक बड़ा डेटा हैंडल करने की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बड़ा डेटा हम लोग को इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पर डेटा, और इस बार वो फाइल जो बड़ा डेटा मेरे पास है वो कहां है और किस नाम से है मैं आपको बता देता हूं। तो वो फाइल मेरे पास है CSV फाइल, और वो फाइल कौन से नाम की है, वो उसी लोकेशन पर है जो कि है मेरे पास सेल्स डेटा नाम से। ठीक है, और ये एक CSV फाइल है तो मैंने यहाँ पे CSV एक्सटेंशन दे दिया है। उसके बाद आप लोगों को यहां पर इसे प्रिंट लेना है। सिंपल, आपने लिखा डेटा। जैसे ही आप डेटा शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपका ये जो डेटा है प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये डेटा है कितना बड़ा और ये एक्चुअली में कैसे दिख रहा है। ये देखिए, मैंने डेटा को पूरा का पूरा ओपन कर दिया है, लेकिन आप लोगों को अभी भी डेटा प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है ना। समझ रहे हैं? अब ये क्यों हो रहा है? 0 1 2 3 4 ये क्या है और ये 7000 क्या है? अंडरस्टैंडिंग कम हो गई ना। जी हां दोस्तों, यहां पर अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है क्योंकि ये डेटा 7000 लाइन का है। अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और 12 कॉलम्स हैं। अब 12 कॉलम्स तो आपको लगभग दिख ही गए हैं यहां पर, बट यहां पर प्रॉब्लम है 7000 लाइन ऑफ आइटम डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। और एक प्रॉब्लम और है कि लास्ट में जो एक NaN लिखा हुआ है, ये भी एक समस्या हमारे सामने क्रिएट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बड़े डेटा को शो एक साथ तो किया नहीं जा सकता। तो यहां पर हम लोग डेटा की फर्स्ट 10 लाइन को एक बार आपको शो करवाते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा सा समझ में आए। तो अगर आप 10 लाइन ऑफ डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं बड़े डेटा में से, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? चलिए वो देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डेटा, क्योंकि वो फाइल डेटा वाली है जिसको आपने यहां पे डाला हुआ है, और उसमें अब एक नया फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है हेड, और डेटा हेड फंक्शन आप इस यूज करेंगे और इसमें आप बता देंगे कि कितना डेटा जो स्टार्टिंग का है वो आप लेने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग 10 लाइन का डेटा लेने वाले हैं, और जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद मैं यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, अब आप देखिए आपके पास यहां पर 10 लाइन का डेटा आपके सामने शो हो रहा है। आई थिंक अब आपके सामने डेटा काफी अंडरस्टैंडेबल हो चुका है और समझ में भी आ रहा है कि ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर हुई ना। सिमिलरली अगर आपको लास्ट 10 लाइन का डेटा अब शो करवाना है अपने सामने, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे डेटा, और यहां पर एक नया फंक्शन आपको यूज करना होगा जिसका नाम है टेल। और टेल लिखने के बाद आप लिख देंगे कि भाई कितने लाइन का डेटा आप देखना चाहते हैं। लेट सपोज मैं 12 लाइन का डेटा यहां पर देखना चाहता हूं। मैंने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखिए लास्ट 12 लाइन का जो डेटा है वो आपके सामने शो हो रखा है। अब दोस्तों हमारा नया पॉइंट ये आता है कि डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम हमें देखना है, इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल डेटा, और जितनी शो नॉट नल वैल्यू वो भी बताइए। तो अगर ये सारी जानकारी आपको यहां पर डेटा सेट के अंदर देखनी है तो वो आप कैसे देखेंगे? चलिए, तो इसके लिए आपको लिखना होगा डेटा के अंदर एक फंक्शन जिसका नाम है, यानी अगर आप इन्फो की बात कर लें अपने डेटा के साथ और इसके अंदर कुछ ना लिखें, सिंपल, और शिफ्ट एंटर प्रेस कर दें, तो आप देखिए आपके डेटा की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। और इसमें आपको पता चल रहा है कि आप लोगों के डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, और कहां से कहां तक डेटा आपके पास है, कहां से कहां तक कॉलम्स कितने हैं, उसके बाद नल वैल्यू नॉट नल वैल्यू कितनी है, टाइप ऑफ हर कॉलम का जो टाइप है वो क्या है आपके सामने शो हो रहा है। उसके अलावा आपको यहां पर सब कुछ और मेमोरी के साथ भी पता चल रहा है कि भाई जो डेटा है आपके पास उस डेटा के अंदर क्या डिटेल्स हैं। वहीं सिमिलरली अगर आपको डेटा के डिस्क्राइब्स देखने हैं, जैसे डेटा के साथ कुछ जनरल सी कैलकुलेशंस हमें देखनी है, जैसे कि काउंट कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब मुझे अपने डेटा के साथ देखना है और किसी स्पेसिफिक कॉलम के साथ ये काम करना है। जैसे हमारे पास डेटा के अंदर सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट वाले कई सारे कॉलम्स हैं जिनमें वैल्यूज है, और उन वैल्यूज वाले कॉलम पर अगर आप चाहते हैं कि आपको काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब पता चल जाए, तो इसके लिए आपको लिखना होगा डेटा डॉट डिस्क्राइब, यानी आप डेटा को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप डेटा को डिस्क्राइब करेंगे और आप डिस्क्राइब फंक्शन यूज करके शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके
उस कॉलम के साथ ये सारी की सारी चीजें दिखा देगा, जैसे कि सेल्स के अंदर काउंट कितना है, सेल्स वाला डेटा आपके पास कितना है, क्वांटिटी वाला डेटा आपके पास कितना है, डिस्काउंट वाला डेटा कितना है, प्रॉफिट वाला कितना है, उसमें मीन कितना है, उसका सम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ये सब कुछ आपको यहां पर पता चल जाएगा विद डिटेल। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चल रहा है। जैसे अगर आप ये देखें कि यहां पर 50% आ रहा है, तो 50% का मतलब है कि आपकी क्वांटिटी, ऐसी कितनी क्वांटिटीज हैं इसके अंदर, लाइक 50% जो रिकॉर्ड है वो उनकी क्वांटिटी 3 है इसके अंदर, और 25% जो रिकॉर्ड है वो आपका इसके अंदर 2 है। इसी तरीके से आपका 75% रिकॉर्ड है जहां पर आपकी क्वांटिटी जो है 5 है। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी आपकी शो हो रही है इस पूरे डेटा सेट में वो 5 है। ऐसे ही प्रॉफिट के साथ, ऐसी डिस्काउंट के साथ और ऐसे ही सेल्स के साथ भी यहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। अब दोस्तों यहां पर आ रहा है एक और नया पॉइंट जिसमें आपको शो करनी है नल वैल्यू इन डेटा। बट याद रखिए जब भी आप ये क्वेरी यहां पर यूज करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस केस में कम हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कौन सा केस है, फिर मैं बता ही क्यों रहा हूं, चलिए मैं बता देता हूं फिर भी। तो यहां पर अगर आप डेटा डॉट इज नल लिख दें, तो डेटा डॉट इज नल लिखने के बाद जैसे ही आप इज नल फंक्शन को यूज करेंगे, यहां पर आप यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करें, तो आप देखिए डेटा की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। यहां पर फॉल्स फॉल्स क्या है, ट्रू ट्रू क्या है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। मैंने यहां पर इससे सवाल पूछा था कि आपको नल वैल्यू दिखानी है। अब देखिए नल वैल्यू आपको जहां जहां मिल रही है वो है ट्रू ट्रू ट्रू, देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर लास्ट वाला जो डेटा आपको दिख रहा है ज्यादातर उसी में आपको ट्रू दिखाई दे रहा है, देखिए दिख रहा है ना। और ऊपर के जितने भी डेटाज हैं उनमें आपको फॉल्स दिख रहा है, यानी नल वैल्यू प्रॉपर तरीके से तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ ऊपर के नीचे के 4-5 डेटा के साथ नल वैल्यू आपको शो हो रही है। लेकिन यहां पर अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले ही बोला था आपको कम होगी। अगर आप इसे थोड़ा अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों यहां पर आप इसे नल वैल्यू को शो करना चाहते हैं, कॉलम वाइज नल वैल्यू पता चल जाए और उसका काउंट पता चल जाए कि कितनी नल वैल्यूज आपके किस कॉलम में हैं। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी काम की होगी। तो चलिए अब देखते हैं। यहां पर आपका डेटा जो है, डेटा ऊपर वेरिएबल था, उस डेटा वेरिएबल के अंदर अब हम लोग यहां पे करने वाले हैं नल। लेकिन इस नल लगाने के बाद मेरे को डॉट लिखना है और यहां पे लिख देना है सम। जैसे ही मैं सम लिखूंगा तो अब जो डेटा दिखाने का तरीका होगा वो थोड़ा बदल जाएगा। चलिए देखते हैं, शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और अब आप देखिए आपको यहां पर ज्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ ये दिखा रहा है। यानी अब आपको पता चल रहा है कि किस कॉलम में आपके पास नल वैल्यूज कितनी है। जैसे सेल्स कॉलम में 36 नल वैल्यूज हैं, क्वांटिटी कॉलम में 48 नल वैल्यूज हैं, डिस्काउंट कॉलम में 1 नल वैल्यूज है, प्रॉफिट में 29 नल वैल्यूज हैं। ओके, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जो कि आपको ये बता रही है कि आपकी नल वैल्यूज आपके डेटा सेट में कितनी कितनी है। अब दोस्तों अगर हम लोग डीलिंग कर रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ पांडा में, तो आप इसको कैसे डील कर सकते हैं, पांडास में डुप्लीकेट वैल्यू के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाए, कैसे काम किया जाए, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक फाइल यहां पर एक्सेस करवाऊंगा जिसके अंदर मैंने कुछ डुप्लीकेट डेटा भी डाल रखा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा pd1.csv। तो ये जो फाइल है, इस फाइल के अंदर डुप्लीकेट डेटाज आपको शो होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं डीएफ को प्रिंट करूंगा, यहां पे गलती हो गई, मैंने पीडी नहीं लिखा, गलती हो गई। तो पीडी का फंक्शन है ना, तो यहां पर अब आपको शिफ्ट एंटर के साथ इसे रन करना है। अब आप देखिए यहां पर आपको डेटा दिखाई दे रहा है और अब आप इस डेटा में जरा चेक कीजिए आपके पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू है। बिल्कुल है जी, यहां पर डेटा में तो काफी सारी डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही है। आप देखिए एक आईडी आपको यहां पर दिखाई दे रही है 02 के नाम से और नीचे एक और 02 आईडी है, 01 पहले से है और 01 एक और आईडी है। तो अभी तो ये डेटा छोटा था तो आपको जल्दी से रीड करके समझ में भी आ गया, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है डेटा साइज बहुत बड़ा हो, तब आप इस फंक्शन को यूज करेंगे तो शायद आप लोगों के लिए इतना कामयाब ये फंक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको पूरे डेटाबेस में से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को फाउंड करना है तो आप क्या करें, यहां पर आप लिखेंगे df, यानी आपका जो डेटा फ्रेम है, जो ऊपर वाला वेरिएबल है, उसके अंदर आपको अब एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है डुप्लीकेटेड। जैसे ही डुप्लीकेटेड फंक्शन आप यूज करेंगे, आप शिफ्ट एंटर प्रेस करें और अब आप देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 01010101 कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन आपको यहां पर फॉल्स 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 दिख रहा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग अगर एक चीज नोटिस करें तो यहां पर आईडी में ही सिर्फ जो है आपके डुप्लीकेट डेटा हैं, लेकिन अगर नाम चेक करें आप लोग तो नाम के अंदर वो अलग है।
ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका पूरा डेटा डुप्लीकेट नहीं है, पूरा डेटा डुप्लीकेट किसी में भी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स दिखा रहा है। अब आपको तो स्पेसिफिकली किसी एक कॉलम के ऊपर काम करना होगा। हो सकता है आपकी आईडी गलत हो बट नाम किसी और का डाल दिया हो, तो आईडी ही एक यूनिक चीज होती है जो कि आपके डेटा सेट में होनी चाहिए, और आपका हो सकता है बाकी डेटा अलग हो, तो हमें तो आईडी के बेसिस पर ही अपना डेटा पूरा का पूरा चेक करना है। तो यहां पर आपको, तो अब इस बात को कंफर्म मैंने कर दिया है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट डेटा फाउंड इन सिंगल कॉलम, याद रखिएगा सिंगल कॉलम में आपको डेटा फाउंड हो तब आप क्या करें, क्योंकि आपके पास यहां पर तो सारे के सारे कॉलम मैच हो गए और सारे कॉलम में कहीं पे भी डुप्लीकेट नहीं मिला, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कॉलम को मैच किया जाए स्पेसिफिकली आईडी वाले कॉलम में, क्योंकि हमारी कंपनी का रूल तो यही कहता है कि आईडी कभी भी मैच नहीं हो सकती और वो सेम नहीं हो सकती दो एम्प्लॉय की, उस कॉलम के ऊपर काम करूंगा जो कि स्पेसिफिकली है एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम। तो चलिए, अगर मुझे उसे रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा डीएफ। अब डीएफ डेटा फ्रेम का जो हमारा ऊपर वेरिएबल था, उस वेरिएबल का कौन सा कॉलम मुझे यहां पर एक्सेस करना है मैं बताऊंगा, जो कि है ईएमआईडी। ईएमआईडी मींस दैट कॉलम नेम जिसका नाम है ईएमआईडी। आप देख सकते हैं इस कॉलम का नाम ईएमआईडी है, तो ईएमआईडी वाले कॉलम को मैं एक्सेस कर रहा हूं और इसमें से मुझे डुप्लीकेट फाउंड करना है। ठीक है जी, तो मेरे को पता चले कि ईएमआईडी वाले में डुप्लीकेट कौन सा है, तो शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं एंड नाउ यू विल सी दैट। अब आपको पता चल रहा है कि आपके कौन से कॉलम में कौन सी चीज डुप्लीकेट है। आप देख सकते हैं यहां पर आईडी में ट्रू ट्रू आ रहा है, बिकॉज ये दोनों आईडी सेम रिपीट हो रही है, इसीलिए ये ट्रू दिख रहा है। तो अब आपको एक रियल तरीके से पता चल गया है। लेकिन अगर दोस्तों आपको यह पता लगाना है कि कितने डुप्लीकेट डेटा हैं आपके एक कॉलम के अंदर, अभी तो मेरे को यहां पर 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मेरे को कोई कहे कि ये काउंट कर दो कि कितने डेटाज हैं इसमें डुप्लीकेट, तो आप कैसे करेंगे? तो इस केस में आप लोग लिखेंगे डेटा फ्रेम और उस कॉलम का नाम पहले बता देंगे, भाई आपका कॉलम कौन सा है जिसमें आपको ये करना है, तो मेरी एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है, और उसके अंदर मुझे अगर काउंट करना है कि कितने कॉलम हैं, कितने डेटाज हैं जो कि डुप्लीकेटेड हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा डुप्लीकेटेड फंक्शन, और उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा और यहां पे सम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करें और अब आपको देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है 2, आप देख सकते हैं यहां पर 2 दिख रहा है ना। तो इस तरीके से अब मैं इसको जरा प्रिंट के अंदर लिखता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो मैं प्रिंट के अंदर इसको लिख रहा हूं, तो अब आप देखिए जैसे ही मैंने प्रिंट के अंदर इसको लिखा, शिफ्ट एंटर प्रेस करिए और अब आप देखिए आप लोगों को यहां पर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो डुप्लीकेटेड डेटा है वो 2 हैं पूरे डेटा सेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बोल दिया किसी ने कि आप डुप्लीकेट डेटास को रिमूव कर दीजिए, तो आप ये कैसे करेंगे? तो चलिए, अब यहां पर आपको डेटा फ्रेम लिखना है और आपको ड्रॉप करना है उस कॉलम को जो कि डुप्लीकेट है, उस डेटा को जो डुप्लीकेट है। तो यहां पर डेटा फ्रेम लिखेंगे और अब आप यहां पर एक नया फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स नाम का फंक्शन आप यूज करेंगे और अब यहां पर आप लोगों को उस कॉलम का नाम बता देना है जिसको आपको रिमूव करना है। तो भाई जिसमें से डुप्लीकेट आपको रिमूव करने हैं वो कॉलम आपने बता दिया, उसके बाद आप यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए और अब आप देखिए आपके डेटा सेट से रिकॉर्ड डुप्लीकेट वाले गायब हो चुके हैं। अब आपकी आईडी एम्प्लॉय E001 एक बार आ रहा है, 2 3 4 5 4 नहीं आ रहा है। अब आप देखिए 4 क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज 4 की जगह पर मैंने 2 दोबारा लिख दिया था। ये देखिए आप ऊपर चेक करिएगा, 4 वाली जगह पर आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, ये देखिए 2 दोबारा लिखा हुआ था। ठीक है, तो 2 हट गया, तो ये चीज आप लोगों को यहां पे शो हो रही है कि जो डुप्लीकेट डेटा है, और 3 एक और रिकॉर्ड है, 3 वाला भी हट गया क्योंकि ये भी डुप्लीकेट था। तो एक बार जो रिकॉर्ड है वो एक ही बार आ गया पूरे डेटा सेट में, 4 रिकॉर्ड तो था ही नहीं, तो इसीलिए वो आया नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, चेक इफ एनी रिमूव द डुप्लीकेट। इफ एनीवन रिमूव द डुप्लीकेट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेम, देन व्हाट हैपन? अगर किसी ने नाम के बेसिस पर रिमूव कर दिया डुप्लीकेट, तो क्या होगा? ये देखना चाहते हैं आप लोग, तो देख लीजिए भाई क्या होगा। नाम के बेसिस पर डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया है। आप देखिए नाम के बेसिस पर अगर डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे तो हमारे ओरिजिनल डेटा पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी कहानी कैसी होगी। तो देखिए मैंने ये कर दिया। अब नाम के बेसिस पर अगर मैं कॉलम को रिमूव करूंगा, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करूंगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो यहां पर समस्या ये हुई, नाम के बेसिस पर आप डेटा को रिमूव करेंगे तो जहां पर सेम नाम होगा, जैसे रवि रवि 2 बार था, आपका सेम नाम वाला जो कॉलम है वो रिमूव हो गया। ओ यहां तो समस्या है, क्योंकि आप ये चेक करें कि रवि रवि 2 बार था लेकिन आईडी तो अलग थी ना, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को दिखनी पड़ सकती है। इसीलिए आप लोग कभी भी ऐसे कॉलम के बेसिस पर चीजों को रिमूव ना करें जो आपको लगता है कि सेम हो सकते हैं।
दोस्तों अगर आप यहां पर मिसिंग डेटास के साथ काम करना चाहते हैं और नल वैल्यूज के साथ काम करना चाहते हैं तो आप ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं एक डेटा ले रहा हूं और फिर उस पर हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर मेरे पास है एक डेटा जिस पर मैं ये काम करने वाला हूं। तो मैंने लिखा pd.read और इस बार मैं कौन सा डेटा रीड करूंगा? यहां पर मैं csv डेटा रीड करूंगा जो कि पहले से मैंने रीड किया था। यहां पर org1.csv ये डेटा है मेरे पास और इसे मैं रीड कर रहा हूं और यहां पर मैंने इसको प्रिंट दे दिया। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और अब आप देखिए ये वो डेटा है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज और नल वैल्यूज। अब इसे कैसे हैंडल किया जाए? अब यहां आप एक चीज जरूर नोटिस करें कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू में एम्प्टी सेल है तो वहां पर आपको नैन दिखा हुआ मिलेगा। यानी ये डेटा आप चेक करें तो इस डेटा के अंदर आप चेक कर सकते हैं यहां पर नैन लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर मिसिंग वैल्यूज है। तो जब भी आपको नैन दिख जाए किसी डेटा सेट में तो समझ जाइए वहां पर मिसिंग वैल्यूज हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द नल वैल्यू? नल वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कैसे करें? तो सबसे पहले मैंने डेटा को यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया और यहां पे नल वैल्यूज को आपको दिखा दिया। तो जैसे ही आपने देखा तो ये देखिए जहां जहां पर भी नल वैल्यूज होंगी वहां पर आपको ट्रू दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो ये नल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है जो कि ट्रू फॉल्स रिजल्ट दिखा रहा है। अब ट्रू का मतलब नल वैल्यूज है और फॉल्स का मतलब नल वैल्यूज नहीं है। अब वही बात अगर आपको नल वैल्यूज नंबर काउंट में देखनी है तो आप क्या करेंगे? यहां पर नल वैल्यूज को नंबर तो आप लिखेंगे नल के साथ सम। जस्ट मैंने पहले ही बता दिया था आपको, मैंने लिख दिया यहां पर नल के साथ सम। अब आपको कॉलम वाइज पता चल गया है कि किसमें आपकी कितनी नल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको नल वैल्यूज आइडेंटिफाइड हो जाएंगी। अब अगर आपको नल वैल्यूज को बिना चेक किए ड्रॉप करना है देन दिस स्टेप रिमूव द वैल्यू बट इंपैक्ट ऑन अ होल डेटा पोस्चर। ठीक है, ये डेटा तो रिमूव कर लेगा आपको पर यहां पर बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपके पास डेटा सेट है और आपने सारा बिना चेक किए पूरे डेटा को बिना चेक किए आपने सीधा ही नल वैल्यू को ड्रॉप कर दिया तो देखिए क्या होगा डेटा के साथ। तो इसके लिए बस आपको लिखना है डेटा फाइल जिसका नाम डेटा है और उस पर ड्रॉप एनए लिख दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे शिफ्ट एंटर प्रेस करिए और अब आप देखिए आपका सारा का सारा डेटा खराब हो गया है। चेक करिएगा जो डेटा आपको ऊपर दिया गया था उस डेटा के अंदर आप लोगों की नल वैल्यू की वजह से सारा ही डेटा उड़ गया है। आपके पास 6 लाइन का रिकॉर्ड था और अब आप देखिए आपकी नल वैल्यूज को ही उसने सारे के सारे उड़ा दिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइन उसने क्लीन कर दी नल वैल्यूज को हटाने की वजह से। क्योंकि इस लाइन में भी नल वैल्यू थी तो ये पूरी लाइन हट गई, इस लाइन में भी नल वैल्यू थी, इस लाइन में भी नल वैल्यू थी। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही लाइन बची क्योंकि 4 लाइन तो आपने रिमूव ही कर दी। तो सही तरीका क्या है नल वैल्यूज को हटाने का? नल वैल्यूज को हटाने का एक सही तरीका यह है कि आप उसे रिप्लेस कर दें किसी वैल्यू के साथ और इस केस में आप लोगों को numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू एंटर द नंबर इन द रेंज ऑफ डेटा। अगर आप कोई नंबर रेंज ऑफ डेटा में एंटर करना चाहते हैं एक साथ तो उसके लिए आपको numpy इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पे numpy को इंपोर्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं यहां पे आप क्या फंक्शन यूज करेंगे। तो अब यहां पर आप डेटा का रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे को आप numpy के थ्रू बदलना चाहते हैं। numpy की नैन वैल्यू को आप रिप्लेस कर रहे हैं और इसके अंदर आप लोग वैल्यू टाइप कर देंगे हाई। तो हाई लिखने से आपका वो डेटा पूरा का पूरा खराब नहीं होगा। दैट इज द मेजर एंड बिग यूज ऑफ दिस। जैसे ही आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए अब आप जहां जहां पर नैन देख रहे थे वहां पर आपको हाई लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर एक अच्छा तरीका ये नहीं ये होता है कि अगर आप यहां पर वैल्यूज वाले कॉलम पर रिप्लेस कर रहे हैं किसी वैल्यू को तो आप वहां पर क्या करें एक एवरेज निकाल लें और एवरेज निकालने के बाद उसे 30,000 से रिप्लेस कर दें। अब ये 30,000 से रिप्लेस करने का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर अपनी नैन वैल्यूज को जितनी भी नल वैल्यूज है उसे 30,000 से रिप्लेस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। एक स्पेसिफिक नंबर के साथ आप काम कर सकते हैं क्योंकि नाम वाले कॉलम में नंबर हो तो चल जाएगा लेकिन नंबर वाले कॉलम में अगर आप नाम को लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका डेटा टाइप ही चेंज हो जाएगा। तो आप ये ना करें। इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है रिप्लेस का चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे डेटा और उसमें आप सैलरी वाले कॉलम की बात करेंगे। तो सैलरी वाला कॉलम आपने ले लिया और उसके अंदर अब आप यहां पे क्या करेंगे सबसे पहले आप निकालेंगे सैलरी वाले कॉलम का मीन।
मीन निकालने से क्या फायदा होगा, उसकी एक एवरेज वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप ये करेंगे तो अब आप देखें आपके सामने एक एवरेज वैल्यू निकल कर आ गई है जो कि है 52270। ठीक है, अब 52270 है ना एवरेज वैल्यू। तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को एक तरीका यूज करना चाहिए। अब नाउ रिप्लेस द ब्लैंक सेल विद द मीन वैल्यू जो आपने की निकली है उससे आप रिप्लेस करिए। कैसे रिप्लेस करेंगे, यहां पे लिखेंगे डेटा, और अब अगर आप यहां पे अब प्रिंट लें तो आप चेक करिएगा आपको यहां पर क्या मिला, 52270 मिल गया है। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि अगर आपका कोई भी पर्सन, तो इसका फायदा आपको यह मिलेगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, ये मैंने क्यों किया अब आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप इसको और इसको और ये वाली वैल्यूज को, यानी ये 5 वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करके भी इसका एवरेज निकालेंगे तो सेम ही आएगा। वाओ, क्या बात कर रहे हो, हाँ मैं सही बात कर रहा हूं। अगर आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करके, इंक्लूडिंग ये दोनों वैल्यूज जो आपने बाद में निकाली है, अगर आप इन दोनों को भी इसमें ऐड कर दोगे और आप एवरेज निकालोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके डेटा पर। ठीक है, पर इससे आपको फायदा बड़ा मिलने वाला है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली करके। तो इसके लिए मुझे एक्सेल फाइल खोलनी होगी। देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है, और अब मैं इसका एक बार टोटल निकालता हूं। तो यहां पर मेरे पास ये पूरा डेटा है, मैं इसका टोटल निकाल रहा हूं। सम मैंने लिख दिया है, और सम लिखने के बाद मैं इसका सिलेक्ट कर देता हूं, एंटर कर दिया, ये मेरे पास डेटा आ गया। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, और ये जो टोटल डेटा है ये 7 लाइन का है, तो 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आंसर कितना आ रहा है, 52270। और अगर मैं इन दोनों को छोड़ भी देता हूं, लेट सपोज मैंने इसको और इसको यहां से हटा भी दिया, ठीक है, इसको और इसको मैं यहां से हटा दूं और फिर भी मैं सम करूं तो भी यही आंसर आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। लीजिए, मैंने इसको प्लस किया इसमें इसको, एंड देन प्लस किया इसको, एंड देन प्लस किया इसको, एंड देन प्लस किया मैंने इसको। और अब ये जो आंसर आपका आया है, अगर आप इस पूरे आंसर्स को डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ, क्योंकि ये 5 डेटा है, 5 के साथ, तो भी आंसर सेम ही आ रहा है। यानी इसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरीके से समझिए ये 0 के ही बराबर है। क्लियर है? तो है ना इंटरेस्टिंग। तो इससे आपको काफी फायदे मिल सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपना काम करें तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में पता चल चुका होगा पाइथन में पांडास के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से पांडा के अंदर आप अलग अलग वर्किंग कर सकते हैं। अभी पांडा खत्म नहीं हुआ है, हम लोग एक और वीडियो इसके ऊपर बनाने वाले हैं फ्यूचर में, बट अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, और पांडास के ऊपर एक और पॉइंट पे बात करेंगे, एक और फेस देखेंगे, और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस और चेक करने हैं हमें पांडास के प्रॉपर क्लीनिंग के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।